Hello everyone and welcome to Porval classes. In this video we are going to talk about one of the most important chapters in maths, and that is quadratic equation. Over the period of lecture we'll try to understand several points related to quadratic equation. तो वीडियो को लास्ट तक देखिए. आपके जितने भी डाउट्स हैं, यानी कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो इसको समझने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले क्लासेस में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन. देखिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन जहाँ पे पावर क्या होगी, हमेशा 2x + 5 = अगर मैंने 9 बोल दिया, पावर जो होगा किसका, वेरिएबल का. ये जो x होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल. वेरिएबल का जो पावर होगा दैट विल ऑलवेज बी 1. नाउ रिमेंबर, जब मैंने पावर 1 बोला है तो इसका नाम लीनियर कैसे पड़ा, क्योंकि इसकी जो प्लॉटिंग होती है वो प्लॉटिंग देखिएगा आप. अगर ग्राफ मैंने आपको दिया तो हमेशा इसका जो प्लॉटिंग होगा या सॉल्यूशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन. वहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है दैट इज़ नॉट लीनियर इन नेचर, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ पावर ऑफ 2, यानी कि जो यहाँ पे वेरिएबल होता है. एक चीज़ तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है. रिमेंबर, वेरिएबल का मतलब ऐसी चीज़ जो बार बार चेंज हो रही है, यानी कि एक्स वाई, ऐसी चीज़ों को हम वेरिएबल बोलते हैं. और दूसरा होता है कांस्टेंट, यानी कि ऐसा एक वैल्यू जो फिक्स्ड है, जो कभी भी अपनी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं कर सकता. मैंने -5 बोला, -2 बोला, दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. बेसिक पॉइंट आपको यही याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ ग्राफ का अंतर होता है और पावर का अंतर होता है. अगर मैं बात करूँ ऑल इन ऑल लीनियर इक्वेशंस के अलावा और कहाँ पे ये टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, तो क्लास 11th में जब आप जाओगे तो हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब चैप्टर्स कुछ आएंगे जहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है. कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसका ओरिएंटेशन कैसा है. सबसे पहली चीज़ ध्यान से समझिए, अरेंजमेंट. और अरेंजमेंट के बारे में मैं बात करूं तो अरेंजमेंट आपको कैसा करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो हाईएस्ट पावर है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला हाईएस्ट पावर कौन सा है, स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर. उसके बाद दूसरा पार्ट दैट इज x, और तीसरा पार्ट जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट पार्ट आएगी. यानी कि अगर मैं बोलूँ आसान भाषा में, तो यहाँ x की पावर कितनी है, 0, यहाँ x की पावर कितनी है, 1, और लास्ट में यानी कि सबसे स्टार्ट में कौन सा पावर था, 2. तो ओबियसली आप देख रहे हैं जब हम इसको अरेंज कर रहे हैं तो ये हमेशा कौन से ऑर्डर में आ रहा है, दिस इज़ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको अरेंजमेंट बिल्कुल पता लगना चाहिए. जिस तरीके का क्वेश्चन का है चाहे कहीं से भी दे दे, आपको अरेंज करना है इसी टर्म में, यानी कि x स्क्वायर पहले, उसके बाद x का पावर 1 और लास्ट वाला पार्ट विल बी कांस्टेंट बिकॉज x का पावर क्या होता है, 0. अब एक ओरिएंटेशन जो एग्जामिनेशन में पूछते हैं वो क्या पूछेंगे, देखिए मैंने बोला 2x² + 5x + 6. अगर आपने ये इक्वेशन देखा ध्यान से तो आप इसको हमेशा किसके साथ कंपेयर करते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c. जब आप ध्यान से देखोगे तो x² की जगह पे x², x की जगह पे x और c की जगह पे आप c वैल्यू डाल दो. बाकी जगहों पे आप जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2, b की वैल्यू क्या हो गई, 5, और c की वैल्यू क्या हो गई, 6. तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि a क्या है, b क्या है और c क्या है. ये अक्सर हमें यूज़फुल पड़ेगा जब हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करेंगे. आगे की टॉपिक्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे. आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है और उसका अरेंजमेंट क्या होता है. अब बात करते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में. देखिए, मैंने अभी आपको जो इक्वेशन बताया उसमें एक बेसिक चीज़ बताई कि इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है दैट इज़ ax² + bx + c. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो a पार्ट है, b पार्ट है और c पार्ट है,
इन तीनों का एक रिलेशन है जिसको हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिमिनेंट का बेसिक मतलब जब भी आप देखोगे वो ये होता है कि वो आपको रूट्स के बारे में बताएगा कि जो इसका आंसर आने वाला है वो कैसा होगा। सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्म ऑफ डी पता होना चाहिए और वो होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको जब भी ये कोई क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डी। आप ओरली निकालो, उसको सॉल्व करो, हम आगे करेंगे इसको सॉल्व। बस आपको ये ध्यान रखना है डी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब होता है जिसका पावर क्या है, एक्स का पावर 1 है। ए का मतलब जिसका एक्स का पावर कितना है, 2 है। और सी का मतलब जिसका एक्स का पावर क्या है, 0 है। इट इज़ कम्प्लीटली नॉट रिलेटेड टू, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आप आसान भाषा में ये बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको एक चीज़ पता लगेगा, डी तो हमने निकाल लिया। डी किसी भी क्वेश्चन में, मान लो मैंने आपको बहुत बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस दिया, मान लो एक क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेते हैं। मैंने आपको बोल दिया कि इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब आपने इसका क्या निकाला, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी टर्म्स दिए गए हैं उसको साइन के साथ लिख लो। ए की वैल्यू कितनी है, 4, बी की वैल्यू कितनी है, 3, और सी की वैल्यू कितनी है, -6। रिमेंबर दिस पार्ट, ये हमेशा याद रखना। साइन जो होता है वो हमेशा एज जो जिस तरीके से लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, उसी तरीके में आपको साइन लिखना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। अब d की वैल्यू अगर यहाँ मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और आपको पता है 3 का स्क्वायर मतलब 9। उसके बाद -4ac। अब -4ac का मतलब 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4, और c की वैल्यू कितनी है, -6। तो जब आप देखोगे तो आंसर क्या आ गया, रूट अंडर 9 माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। तो टोटल हो गया 4 4 16, 6 96, 9 प्लस 96, यानी कि रूट अंडर कितना हो गया, 105। तो अब ध्यान से देखिए, रूट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 105। अब अगर ये 105 आया है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस कंडीशंस को हम चेक करेंगे। अगर d की वैल्यू 0 से नीचे आई तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी नंबर्स। मतलब कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी का आसान मतलब ये हो गया, कभी भी d की वैल्यू नेगेटिव आई, यानी यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ अगर यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स। हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए उसको कौन सा नंबर्स बोला जाता है, इमेजिनरी। दूसरा ये कहता है कि d की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या, अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है रूट्स। वो रूट्स क्या है, रूट्स का मतलब जो सोल्यूशन होगा, उसके बाद जो दो आंसर्स आएंगे। देखिए ध्यान से याद रखिएगा, x का पावर कितना है, 2, तो जो मैक्सिमम पावर आता है उतना ही आपको आंसर देखने को मिलेगा। अगर कहीं पे x क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके कितने आंसर्स आएंगे, 3 आंसर्स आएंगे। यहाँ x स्क्वायर है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स आएंगे, आंसर 2। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि d की वैल्यू अगर 0 से नीचे है तो उसको इमेजिनरी बोलते हैं, अगर इक्वल टू 0 हो तो हमेशा उसको हम लोग बोलेंगे रियल एंड इक्वल। व्हाट डज दिस मीन, रियल वर्ड का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझिएगा। मैंने कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ किया, मैं एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट को, चाहे कोई भी टाइप का नंबर रहे, अगर वो रियल नंबर्स है तो इसका मतलब उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसको फील देख सकते हैं। आसान भाषा में आप बोल सकते हो देख सकते हैं, हम स्केल के द्वारा उसको बना सकते हैं, इसीलिए उसको रियल वर्ल्ड यानी कि रियल नंबर्स कहा जाता है। तो इसका मतलब d अगर 0 के बराबर आ गया तो रूट्स हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। लेकिन वहीं अगर d की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 0, इट्स नॉट लेस देन और इक्वल टू बट ग्रेटर देन 0, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे भी रूट्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, आंसर लाके हम उसको मार्कआउट कर सकते हैं यूजिंग स्केल, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे रियल। दूसरा पार्ट दैट इज अनइक्वल, क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक ही चीज़ बताई, डी अगर 0 के बराबर हो गई तो इक्वल होगा, अगर नहीं हुई तो दैट इज़ अनइक्वल। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। दिस इज रिमेंबर, दिस इज समथिंग, जब आप पूरा 1 घंटा बैठोगे अच्छे से तो आपको पूरी चीज़ें जो भी आपको
टॉप से लेके बॉटम तक जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, वो आपको समझ में आ जाएगा। आधे बच्चों को सिर्फ इसी में प्रॉब्लम होती है कि रूट्स रियल और इक्वल क्या होता है, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। आई होप ये यहाँ तक डाउट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि d का वैल्यू अगर रूट अंडर परफेक्ट स्क्वायर आए, मान लो आंसर d का 25 आएगा, इसका मतलब इट इज़ कंप्लीटली अ स्क्वायर, एंड किस नंबर का स्क्वायर है, 5 का। यहाँ पे रूट्स अगर कंप्लीट स्क्वायर बन जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल रूट्स। क्या बोलेंगे, रैशनल। वहीं मैंने अगर आपको दे दिया 23, तो आपको पता है 23 तो किसी नंबर का रूट नहीं होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इर्रेशनल। बोलने का मतलब अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आया तो क्या होंगे रूट्स, रैशनल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। लेट मी रिमूव दिस। ओके, नाउ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बार बार मैं एक ही चीज़ आपको बोल रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन हो आप उसको इस फॉर्म में लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अभी आपको बताया कि x की पावर कितनी है, 2, तो ओबियसली जो रूट्स आएंगे वो 2 रूट्स आएंगे। सपोज यहाँ पे 2 रूट्स आए, अल्फ़ा और बीटा। अब एक रूल होता है जिसमें हम लोग इस चीज़ को, आप आसान भाषा में बोल सकते हो, रूट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। हमें जनरली 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है, एक होगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ध्यान से देखिए, ये जो अल्फ़ा टर्म है और ये बीटा टर्म है, ये दोनों क्या है, रूट्स। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम कभी भी लिखें तो इसका मतलब होगा दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नाउ बी इज द, अगेन आई रिपीट, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, b is the coefficient of x to the power 1 whereas a is the coefficient of x to the power 2। अगर दोनों का सम आपको बोला जाए तो अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट, अगर इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन बताया जाए, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा, तो आंसर इज सी बाई ए। आंसर क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सी बाई ए। नाउ एनी इक्वेशन, आई रिपीट, एनी इक्वेशन। अब मान लीजिए मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, बहुत आसानी से थोड़ा सा इक्वेशन से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि मैंने बोला कि कोई इक्वेशन है जिसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको किसके साथ कंपेयर करोगे, जो इक्वेशन आपने बनाया था, और वहाँ सिंपली क्या लिख दोगे, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या कर दोगे, सी बाई ए। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कोई भी अरेंजमेंट जो आप सेंटेंस में देखते हो, इसको वेरीफाई करने का सबसे ईजी तरीका होता है कि जब आप देखोगे किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको ये देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। ये जो x का कोएफिशिएंट होता है, यानी मैंने जो अभी बार बार आपको बोल रहा था कि ये यहाँ पे b आप लिखोगे, तो वो जो x स्क्वायर के साथ यानी कि बीच में जो कोऑर्डिनेट रहता है वो दैट इज ऑलवेज सम ऑफ रूट्स, और लास्ट में द वन जो बचता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस फॉर्मूला को बस देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। आई होप यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी इक्वेशन को कैसा लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बोलने का मतलब है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सम ऑफ द रूट्स दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देंगे, और बोलेंगे कि इक्वेशन बना के दिखाइए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक। सपोज करिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, गिव मी 1 सेकेंड, ताकि रूट जो आंसर्स हैं वो गलत गलत नहीं आए। हाँ, लेट मी सी 1 क्वेश्चन। हाँ, ये ठीक है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो सिर्फ इतना ही समझना कि मैं रूट्स कैसे निकाल रहा हूँ। मैं इसको ब्रेक करूँगा और इसका जो ब्रेक आएगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3, फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, आंसर क्या आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज़ आई, 1 आया और 3 आया। x की कितनी वैल्यूज़ आई, 1 और 3, यानी कि अल्फ़ा अगर मैं बोलूँ 1 तो बीटा क्या हो गया 3। अब देखिए ये अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे से आप अल्फ़ा बीटा निकाला है आपने। अब इस अल्फ़ा बीटा से आप क्या निकालोगे, इस क्वेश्चन को निकालोगे। कैसे, देखो मैंने अभी बताया किसी भी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी 1 प्लस 3 का सम कितना होगा 4, उसके साथ क्या लग जाएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इंटू 3 इज 3। तो अगर आप ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैं ये रूट्स से डायरेक्ट आंसर पे पहुंचा। पहले आपने क्या किया, क्वेश्चन में आपको मान लो क्वेश्चन में वो हमेशा इस स्टेप से इस स्टेप पे पूछेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक इक्वेशन दिया और बोला कि उसके फैक्टर्स मैंने निकाल लिए, अल्फ़ा और बीटा निकाल लिए। अब वो चेक करना कि क्या मेरा आंसर सही है, मैंने उसको क्या किया, उसको फॉर्मूला में डाल दिया दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको देखने को मिला कि जो इस तरफ इक्वेशन है सेम इक्वेशन इस तरफ है। ये याद रखिएगा, आपके सिलेबस में भले हो या ना हो इट डजेंट मैटर, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए कि जब आपका आंसर आए तो आप आसान भाषा में उसको जल्दी से जल्दी सम कर दो और प्रोडक्ट कर दो, उसको आप एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो और मैच कर सकते हो एंड वेदर योर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलो अब जो मुद्दा आया, जो मेन मुद्दा आया वो दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ सर्टेन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मैंने आपको अभी सिखाया कि कोई भी क्वेश्चन जब तक आप फाइनली सॉल्व नहीं करोगे प्लीज़ डू नॉट मेक एनी अजम्पशन कि हो सकता है नहीं हो सकता है एंड ऑल इन ऑल। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओवरऑल स्क्वायर है और आपसे पूछा है कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड रहा है, ये LHS हो गया। अब आप RHS की तरफ बढ़ो तो RHS क्या देखने को मिलेगा आपको, 4 माइनस एक्स, दैट दिस मीन्स दिस इज अ स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। 4 माइनस एक्स का मतलब 16 का 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 इंटू 4x दैट इज 8x। अब साथ में 3 भी है, इसका मतलब एक अगर मैं इसको वापस से फ्रेम करूं ये आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। करेक्ट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, आप इसको इक्वेशन में जैसे ही बदलने जाओगे अगले स्टेप में ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा और क्या होगा माइनस, जैसे ही तो माइनस में आया इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दो क्या कहीं पे भी x की पावर 2 है क्या, है क्या, नहीं है। तो obviously this is not a quadratic equation, the answer will be no, it is not a quadratic equation। ये आपको आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन द फर्दर वीडियोस। क्लियर है। अब एक अच्छा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्टार मार्क करना चाहते हो तो आप स्टार मार्क भी कर सकते हो, वो है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन पॉज इट एंड जस्ट राइट इट डाउन। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है k प्लस 1 इज इक्वल k1 प्लस 1 होल एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x इज इक्वल टू 7 वेर k इज इक्वल टू -1। देखिए जब भी ऐसा कोई वैल्यू दिया रहे ना तो आप उसको सीधा सीधा क्या करोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे। मुझे सिंपल बताओ, k की जगह पे क्या लिख दिया मैंने -1, उसके साथ +1, उसके साथ x का स्क्वायर प्लस 3/2x इज इक्वल टू 7। अब ये ध्यान से देखो, -1 + 1 कितना हो गया 0
एंड ज़ीरो मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर विल ऑलवेज गिव यू व्हाट, ज़ीरो। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये ज़ीरो हो गया। अब बाकी बचा क्या, x। मैंने फिर से पूछा आपसे, x का पावर सिंगल है या डबल है, सिंगल है, तो ओबियसली ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो द आंसर विल बी नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपके मन में फिर भी डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा ध्यान से आप बनाइए, क्वेश्चन को आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये है टाइप 1, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आप ये ऐसे क्वेश्चंस को एमसीक्यू में 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो। और स्मार्ट वे ऑफ सॉल्विंग इट वुड बी सिर्फ और सिर्फ आप एक्स स्क्वायर के ऊपर फोकस करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर एक तरफ है दूसरी तरफ माइनस में है और दोनों प्लस में है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और उसके बाद एक्स ही बचे, सिर्फ एक्स बचेगा, इसका मतलब वो लीनियर। अगर एक्स का पावर 2 बचा तो दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट, वन रूट गिवन। अभी आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन जब भी आप देखते हो उसमें क्या पूछते हैं, एक्स का पावर 2 है, इसका मतलब कितने रूट्स आए थे, 2 रूट्स। अब वो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में आपको रूट्स बता देंगे, एक रूट दे देगा और बोलेगा कि आप बताओ कि उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, इफ़ 2 इज़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स का मतलब दिस इज द आंसर। अगर आंसर आपको पता है तो आप कैसे वेरीफाई करते हो कि क्वेश्चन सही है या नहीं है, सिर्फ आंसर को क्वेश्चन में वापस से वैल्यू रख देते हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x² प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो, और x की वैल्यू, रूट की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा मान लो, मैंने अल्फ़ा बोला, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आप क्या करोगे, हर जगह जहाँ 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 x यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ आप अल्फ़ा की वैल्यू कितनी डाल दोगे, 2, यानी दिस इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू कितना, 0। यानी 2a इज इक्वल टू -6 और -8, -6 और -8 कितना मिलके बन जाएंगे, -14। और 2a अगर -14 के बराबर है, नेक्स्ट स्टेप में आप देख लो, 2a इज इक्वल टू -14, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, -2 यहाँ है, ये दैट इज मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो -14 डिवाइडेड बाई 2, द आंसर विल बी a इज इक्वल टू -7। आई होप यू गॉट इट कि a का वैल्यू कितना आ गया, -7। आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सब जगह ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। आप सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े आप। ओके, सेकेंड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है उसने, मैं कर देता हूँ आपके लिए, कि रूट्स क्या है, इक्वल है। जैसे ही उसने आपको बोला कि रूट्स इक्वल है या फिर रियल शब्द का इस्तेमाल हुआ, याद रखिएगा दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेंट। किसके ऊपर बेस्ड है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट बताती है कि रूट्स का नेचर कैसा है। अब उसने आपको बोल दिया इक्वल, मुझे बताओ कहाँ पे आपने ये इक्वल पढ़ा था। जैसे ही आपके दिमाग में आए जल्दी से कमेंट कर दो, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। नाउ डी की वैल्यू कितनी हो गई, 0, राइट। क्योंकि अगर 0 होता है तभी रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, करेक्ट। तो आपको इक्वल टर्म पे ही फोकस करना था। इसका मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन में k ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 करूँगा। मुझे बताइए b² की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, क्या लिखूँगा, ध्यान से देखो, इक्वेशन में आप देखोगे x के साथ जो भी चीज़ें लगी होती है वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज b पार्ट, x का पावर 1। तो मैंने बोला b की जगह यहाँ क्वेश्चन में b इज 6k, राइट, a इज 9 एंड c इज हाउ मच, 4। तो आपने क्या किया, b² - 4ac
इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब बी स्क्वायर का मतलब -4ac इधर जाके क्या बन जाएगा +4ac, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac कैसे होगा, तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 6k का स्क्वायर। 6k का स्क्वायर कितना होता है 36k स्क्वायर। वो किसके बराबर होना चाहिए 4 इंटू 9 इंटू 4। अब ध्यान से देखो 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इंटू 4। अब ये 36 और इस 36 को आई कैन कैंसल इट आउट। आंसर k का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 4। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई +-2। कितना आ गया आंसर +-2। अब यहाँ पे देखो तो आप k की वैल्यू क्या क्या बोल सकते हो, या तो +2 होगा या फिर -2 होगा। वैल्यूज़ हमेशा इक्वल आएंगे क्योंकि हमने क्या बोला d इज इक्वल टू 0। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए कैलकुलेशंस के ऊपर ज़्यादा ये मत करिए, सोचिएगा कि कैलकुलेशन कैसे किया सर ने। मैं सिंपली बता रहा हूँ, यहाँ 36 है, ये अगले स्टेप में जाके डिनोमिनेटर बन जाता। न्यूमरेटर अगर है तो ये डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर बन जाता है, क्योंकि साइड जब चेंज होता है। तो ये 36 और ये 36 दोनों कैंसिल आउट हो गया। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ऑब्वियसली k की वैल्यू क्या हो गई प्लस और -2। दिस इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बहुत फेवरेट होता है। रूट्स से खास करके देखिए सॉल्विंग इज़ वेरी इजी। सॉल्व करना आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, दोज आर समथिंग वेयर यू इफ़ यू प्रैक्टिस हार्ड यू विल गेट इट, बट यहाँ पे बिना कॉन्सेप्ट के यू कैन नॉट सॉल्व इट। I hope you have revised the last part, whatever I had taught in the previous classes. The first one was basics of quadratic equations, that is how to go about, how to make the arrangement, which is extremely important, and then simultaneously write down what is a, b and c. Remember this a, b, c forms the base of this quadratic equation because majority of the questions will always involve this a, b and c. Next we learned about discriminant. Now discriminant basically is the under root of b square minus 4ac and it tells us about the nature of roots. उसके बाद वी डेल्ट विद द बेसिक फॉर्मूला ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूल्स। रिमेंबर द सम ऑफ रूट्स मतलब एक इक्वेशन दिया गया है तो उसके जो दो आंसर्स होंगे दैट इज अल्फा एंड बीटा, उनका सम इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। और किसी भी इक्वेशन को हम लिखना, अगर हमें लिखना है उसको, तो हम सिंपली लिख देते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट क्लास में बताया था। नाउ विल मूव फर्दर एंड सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² माइनस 12x प्लस 18। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ए बी सी निकालना है पहले। तो ए की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ए की वैल्यू हो गई 7, बी की वैल्यू हो गई -12 और सी की वैल्यू हो गई 18। नाउ आपको दो चीज़ें पता है, एक तो आपसे क्या पूछा गया है रेशियो ऑफ सम और दूसरा प्रोडक्ट। सम का हमेशा जो फॉर्मूला है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नाउ यहाँ पे b की वैल्यू देखिए कितना है -12। दैट मीन्स एक तो आपने माइनस पहले का लगाया और b का जो फॉर्मूला है दैट इज b का जो वैल्यू है दैट इज -12 डिवाइडेड बाई a विच इज इक्वल टू 7, यानी कि आंसर जो आया वो कितना आ गया 12/7। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब होता है, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। c का मतलब कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाई 7। नाउ अब आपको दोनों का डिवीजन यानी कि रेशियो है, हमेशा याद रखिए रेशियो का आसान मतलब होता है डिवीजन। यानी अगर मैं इसको इरेज कर दूं, आप सिर्फ वैल्यू याद रखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12/7, मैं साइड में लिख लेता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू इन दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 18/7। नाउ अब आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, दे हैव आस्क्ड यू द रेशियो, दोनों का रेशियो बताइए। ध्यान रखिएगा जो पहले मेंशन किया गया है दैट इज सम के कंपैरिजन में रूट्स का बताना है। तो ऑब्वियस सी चीज़ें हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सम दैट इज 12 डिवाइडेड बाई 7 अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12/7 डिवाइडेड बाई 18/7. Now if you see 7 gets cancelled out, the answer is 12/18, that is 6 2s are 12
और 6 3 ज़ा 18। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि दोनों सम और प्रोडक्ट का रेशियो कितना होगा, द आंसर विल बी 2:3। आई होप ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी पर्टिकुलर पॉइंट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लेट यू नो दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, इसी का एक एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है एक्चुअली में, एंड दैट इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू देयर सम। यानी आसान भाषा में ये आपसे पूछ रहा है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों क्या है, बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ओबियस ये चीज़ है, आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ नथिंग बट माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज सिंपली इक्वल टू सी बाई ए। यानी कि ए कैंसिल, और आसान भाषा में आप डायरेक्ट लिखोगे कि b की वैल्यू, अब आपको देखो ध्यान से समझना यहाँ पे, इसमें आपको k की वैल्यू बतानी है तो आप k की वैल्यू तो आसानी से बता सकते हो, आपको a की जगह पे k की वैल्यू बताई नहीं है। इसका मतलब जो b का वैल्यू है क्या वही वैल्यू c का भी होगा, बट ओनली क्या, नेगेटिव। अब c क्या है यहाँ पे, तो c को ध्यान से देखिए, c की वैल्यू इज नथिंग बट 3k। क्या है यहाँ पे, 3k। और b की वैल्यू क्या है फ्रॉम द अबव इक्वेशन, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या हो गई, -3k। माइनस स्टैंड फॉर, जो माइनस आप यहाँ से डिड्यूस करके लाए हो, 3k जो आपने लिखा यहाँ पे। तो ध्यान से देखो k की वैल्यू कितनी हो गई, 2 डिवाइडेड बाई -3 विच इज सिंपली इक्वल टू -2/3। तो आंसर कितना हो गया, आंसर इज -2/3। आई होप ये समझ में आया। रिमेंबर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर द ओनली क्वेश्चन जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपसे पूछा जाएगा। आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या, कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज नथिंग बट -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू c/a। और किसी भी इक्वेशन को आप अगर लिखते हो तो क्या लिखते हो, x² माइनस सम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रूट्स को ढूंढने का तरीका। देखिए 3 मेथड्स आपके सिलेबस के अंदर है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है स्क्वायर मेथड और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। कभी कभी स्क्वायर मेथड आप आसान भाषा में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजीली बना सकते हो और ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन और कभी कभी यूजिंग फार्मूला। हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन के आधार पे उस पार्ट को, यानी कि उस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड्स का ब्रेक मतलब हो गया, आपको फैक्टराइज करना है, यानी कि जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसको क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। द सेकेंड वन इज स्क्वायर मेथड। इसमें आपको सिंपल याद रखना है, कोई भी इक्वेशन जो दिया रहेगा उसको आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको समझ के आंसर करना है। एंड तीसरा इज फॉर्मूला, जिसमें आपको पता है अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, जो आपने निकाला था b² माइनस 4ac, और इसको डिवाइड कर देना है किससे, 2a से। यानी कि अगर अल्फ़ा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा -b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और वैसे ही अगर हमने बात की बीटा की, तो बीटा में क्या कर दोगे, -b और ये प्लस जो था उसकी जगह पे माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ऑल इन ऑल आपको अल्फा और बीटा, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला क्वेश्चंस, इसको बोलेंगे स्क्वायर मेथड, और तीसरा यानी कि ब्रेकिंग डाउन इट इनटू फैक्टर्स इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन मेथड। हर एक मेथड को आप समझने की कोशिश करिए कि ये कहना क्या चाहता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए आपने ये जो एक्सप्रेशन देखा यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 3, सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, आप कुछ करिए मत, आप करिए a और c का मल्टीप्लिकेशन। a और c का, यानी कि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू कितनी है 3, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 3। अब a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे a, मान लीजिए अगर a की जगह कुछ और होता तो आप वहाँ पे वैसे ही लिखते। उसके बाद जो नंबर आया दैट इज़ 3 जो आया, इसको आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 1 ज़ा 3, तो आप 3 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 1। अब आपको पता है ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया इसलिए क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। बेसिक चीज़ क्या है, आपने क्या किया, 3 को सिर्फ ब्रेक डाउन किया और आंसर क्या लाया, 3 इंटू 1, यही एक ही आंसर आया।
नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन, आपको क्या करना है अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन के दोनों नंबर्स हैं इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो बीच वाला टर्म है दैट इज बी वाला हिस्सा वो आए, बी विद द साइन, यानी कि 3 इंटू 1 जो है, क्या हम 3 1 से -4 ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं? उसको एडिशन में बताना है आपको। सिंपली अगर मुझे -4 लाना है तो क्या -3 + 1 करूं? जी नहीं, -3 + 1 कितना आ जाएगा? 2, यानी कि ये क्या है? गलत। नेक्स्ट -3 -1 लिखूं, ओबियसली क्या आएगा आंसर? -4। और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या आप देख रहे हो, दोनों के दोनों क्या है? सेम है। इसका मतलब जो 4 है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद रिजल्ट आया है, उसको ब्रेक करते वक्त हम इसको क्या लिख देंगे? -3x -x + 3। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट कॉमन निकालना स्टार्ट करिए। तो एक्स स्क्वायर से क्या कॉमन ले लोगे? x -3, यहाँ से -1 कॉमन, तो अंदर क्या हो गया? x -3। अब ध्यान से देखिए, दोनों जगह पे जो कॉमन पार्ट है उसको निकाल लीजिए। तो कॉमन पार्ट पहला क्या है? x -3, तो वो x -3 बाहर निकल गया, बचा क्या? x -1। यानी कि इस इक्वेशन का जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो है x -3 और x -1। बिकॉज इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर में हमेशा क्या लिखोगे? =0। जैसे ही आपने =0 लिखा, पहली बार में इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे, अगली बार में इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे। तो पहली बार में आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3, और दूसरी बार में x की वैल्यू कितनी मिल गई? 1। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज x = 3 एंड x = 1। आई होप आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया। आई रिपीट, जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है? ए और सी। रिमेंबर, ए और सी के बारे में हम बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूमेरिकल पार्ट देखते हैं, हम लोग उसका साइन नहीं देखते ए और सी में। तो वैसी चीज़ है, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया उसके बाद उसके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में उसको लिख दिया, और फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर्स हैं उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो मिडिल वाला पार्ट है दैट इज़ बी पार्ट, वो रिजल्ट में आए। और वो रिजल्ट में इस क्वेश्चन में कैसे आया? -3 और -1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया एक दूसरे को, तो वो क्या आ गया? -4। और उसके बाद कॉमन निकालना सीखा। कॉमन निकालना सबसे ईजी, दोनों जगह पे देखो x² और 3x, इसमें आपको क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो x को आपने बाहर निकाल लिया, तो x² को की जगह पे क्या बचा? x, और -3x की जगह पे क्या बचा? -3। नेक्स्ट वाले में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन ले लोगे। आपने -1 जैसे ही कॉमन लिया, अंदर कितना बचा? x -3। तो आंसर करते वक्त x की वैल्यू 2 आई, या तो 3 और या तो 1। इसका मतलब दोनों आंसर इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखना है। आई रिपीट, आपको क्या देखना है? ऑब्जर्वेशन देखना है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, x² -4x -8। जैसे ही आपने इसको देखा, आपको याद रखना है कि ये या तो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, और या तो हम a - b के होल स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। और उसके लिए पहला टर्म और दूसरा टर्म के ऊपर फोकस करिए। थर्ड टर्म आप बाद में भी कर सकते हो, बाद में आपको बता दूंगा कैसे एडजस्ट करते हैं। बस फर्स्ट और सेकंड टर्म को ध्यान से देखिए। आपने देखा -4x है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना लग के क्या लगेगा? a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वो कैसे? आप ऐसे रफ साइड में ऐसे भी करते रहोगे, ब्रेक करते रहोगे। देखो x² हो गया -2 इंटू, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। आपको हिंट दे रहा हूँ मैं कि कैसे क्वेश्चन को समझना है, ये ध्यान से याद रखिएगा। मैंने बोला x² -2। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया a² x², 2 इंटू एक्स, और फिर एक्स्ट्रा क्या बचा है यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है? 2। इसका मतलब इसको और इसको, इन दोनों को आप जब कंपेयर किया तो आपने देखा a की वैल्यू क्या आ गई? x, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। करेक्ट, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो जैसे ही आपने देखा कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, तो क्या मैं इस x² - x को x - 2 का होल स्क्वायर लिख दूँ?
रिमेंबर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, वो आई एग्री कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, लेकिन x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब x माइनस टू इसलिए लिखा क्योंकि x a की वैल्यू कितनी आ गई, x b की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा क्या है। -8 आपने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन x माइनस टू को एक्सपैंड करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस -4x प्लस 4, यानी कि पहले वाले इक्वेशन में 4 क्या है, एक्स्ट्रा है, ऊपर से 4 एक्स्ट्रा है। तो वो जो 4 एक्स्ट्रा है उसको मैं क्या करूँगा, उसको लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे +4 है, लास्ट में जाके उसको क्या लिख दूंगा, -4 और इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया इसका, ये तो समझिए, आंसर यहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, बस ये समझिए कि ये किस तरीके से ब्रेक किया गया है। जब आपने इसको ब्रेक किया तो ये क्या हो गया, x माइनस टू का होल स्क्वायर -12, करेक्ट, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगली बार में √12 लिखा हुआ है, 12 को मैं क्या करूँगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस √12 का होल स्क्वायर लिख दूँ। क्या लिख दूँ, x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस √12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो तो ये दो फॉर्म में बन गया, x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका मतलब x माइनस टू प्लस √12 इंटू एक्स माइनस टू माइनस √12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह पर जब आप सॉल्व करोगे तो पहले वाला केस में आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस √12, और दूसरे वाले में आएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस √12। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया। जब भी हम स्क्वायर मेथड करते हैं सबसे पहली चीज़ देखना, मैंने बोला आपको कि ये एक्स स्क्वायर और ये 4x वाला जो टर्म है ना, दैट इज़ पहला वाला जो टर्म है उसको लिखिए, उसमें आप उसके साथ कंपेयर करिए क्वेश्चन के साथ, आपको ऑटोमेटिकली एक ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, और ए और बी की वैल्यू जब मिल जाएगी तो उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दीजिए, और लास्ट में क्योंकि आपने यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा ऐड किया है, लास्ट में मैंने क्या माइनस कर दिया, 12। उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया x माइनस टू का होल स्क्वायर और √12 पूरा 12। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखिए, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, x माइनस टू प्लस √12 इंटू एक्स माइनस टू माइनस √12। दोनों जगह पे आपने इक्वेट किया 0 के साथ, एंड यू गॉट द 2 आंसर्स विच आर हियर। क्लियर है, दिस इज वन ऑफ द, बोल सकते हैं आप डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप्स बोलो, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हिंट आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको अप्रोच करना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज टाइप 3 यूजिंग फार्मूला। क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है बस इसलिए क्योंकि आप दोनों आंसर दोनों जगह पे मैच कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ फार्मूला लगाना है तो फार्मूला का मतलब पता होना चाहिए। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सबसे पहला काम करना है आपको, ए बी सी की वैल्यू निकाल के रख लेनी है साइड में। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 4, -4 या +4, -4, c की वैल्यू 3। अब जब आपने देखा यहाँ पे तो पहले आपने अल्फ़ा निकाला, तो अल्फ़ा निकालते वक्त क्या किया आपने, -b यानी कि कितना हो गया 4 प्लस √b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 1, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2। तो आप देखो ध्यान से, 4 16 माइनस 12 अंदर कितना आ गया 4 प्लस ये बाहर 16 माइनस 4 इंटू 3 आपने किया तो ये कितना आ गया √4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखो 4 √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 प्लस 2 कितना आ गया, यहाँ पे एक मिनट, जस्ट लेट मी गेट बैक, हाँ 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 2 इज 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी 3, करेक्ट। हमें क्या मिल गया यहाँ से 3 आंसर मिल गया, अल्फा यानी कि एक रूट हमें क्या मिल गया 3। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आई इरेज इट फॉर नाउ, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे बीटा निकालना है तो बीटा निकालने के लिए क्या करूँगा, मुझे एक तो पता लग गया कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ साइड में मैंने लिख दिया कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फ़ा की वैल्यू है 3। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, दैट इज़
बीटा की वैल्यू की बात करते हैं। बीटा वैल्यू में भी सेम 4, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा उल्टा, दैट इज माइनस और रूट अंडर। आपने अभी रूट जो निकाला था उसमें देखा था कि डायरेक्ट आंसर कितना आया था 4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 4 माइनस रूट 2 का मतलब क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2। 4 माइनस 2 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब ध्यान से आप देखो कि यही क्वेश्चन हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड में किया था और आंसर क्या क्या आया था, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, यानी अल्फा और बीटा जो दो वैल्यूज़ की बात कर रहे थे वो कितना आ गया था 3 और 1, सेम एज दिस पार्ट। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए सिर्फ उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपना दिमाग तब तक मत लगाइए अनलेस दे हैव आस्क्ड फॉर इट। क्लियर है? आई होप यहाँ तक तीनों मेथड्स क्लियर हैं। अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट, x प्लस 1 और x माइनस 1, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे। सबसे पहले मैंने बोला इसका रूट निकालना है, तो ये एक आपके लिए ये रहेगा क्वेश्चन रहेगा, आपको सॉल्व करना है। बट एक बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना कोई भी एक्सप्रेशन हो, रिमेंबर लेफ्ट हैंड साइड में यू शुड हैव 1 डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड में यू शुड हैव 1 डिनोमिनेटर। प्लीज़ इसको हिंट को अच्छे से समझिए। क्यों ऐसा? न्यूमरेटर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें डिनोमिनेटर से ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और डिनोमिनेटर दो ही देखो, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिनोमिनेटर हैं, दो डिनोमिनेटर, और हमें उसमें किस में कन्वर्ट करना है, एक में। तो इसका सिंपल एक तरीका होता है, दैट इज़ LCM। और सिमिलरली राइट हैंड साइड में आपको नहीं दिख रहा होगा डिनोमिनेटर, सिर्फ एक ही दिख रहा होगा, जी नहीं, 4 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना है 1। यहाँ पे भी आपको कितना डिनोमिनेटर लाना है, एक, और इसका सिंपल मेथड क्या है, LCM। सिर्फ आपको ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस में साइन के ही ऊपर काम होता है, बाकी ये साइकोलॉजिकली आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा। जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ये आपके लिए वर्क है। नेक्स्ट, अब अगली पार्ट में, दैट इज अगले पार्ट में विल बी डीलिंग विद द वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। टिल नाउ प्लीज गो थ्रू द एंटायर पार्ट एंड डू लेट अस नो इफ़ यू थिंक कि आपको कुछ और इसमें एडवांसमेंट या अच्छे लेवल के क्वेश्चंस चाहिए। फॉर क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस जो मिल जाएंगे, जो आपको अभी क्लासरूम में या फिर जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उस पर भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए। और टेलीग्राम चैनल बहुत सिंपल है, रिमेंबर पोरवाल क्लासेस, आप सर्च करोगे आपको दिख जाएगा एंड देन यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, चलिए, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में मिलेंगे आफ्टर सम ब्रेक। So now let's start off with the word problems based on quadratic equation. Now before I start this, I hope आपने पीछे के वीडियोस के जो पूरे पार्ट्स हैं वो आपने देख लिए हैं। The reason being, अब जो आप देखोगे वो सिर्फ क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। इक्वेशन फॉर्म करना और इक्वेशन सॉल्व करना ये दोनों अलग अलग बातें होती है। यहाँ यानी कि इन टॉपिक्स में बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व करना आपने पीछे से सीख लिया है, दैट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, स्क्वायर रूट मेथड या फार्मूला मेथड से आपने ये देख लिया था कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स में जो प्राइमरली आपके एग्जाम्स में आ सकता है वो है 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एज रिलेटेड, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में फादर सन या फिर मदर फादर ऐसा कुछ रिलेशन स्टैब्लिश किया जाता है और दोनों के एज के बीच के डिफरेंस की बात की जाती है। प्रेजेंट सिनारियो, पास्ट सिनारियो और फ्यूचर सिनारियो देख के क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है। द सेकेंड वन इज इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरचेंज ऑफ डिजिट्स? यानी कि सपोज मैंने आपको बोला 25, तो ये इंटरचेंज होकर कितना बन जाएगा 52, तो इसमें इसको आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी 27। सो यू शुड रिमेंबर कि कितना जो क्वेश्चन में फ्रेमिंग है वो कैसे करना है। थर्ड इज वर्क एंड टाइम, दैट इज टाइम एंड वर्क। आपने पढ़ा होगा बेसिक्स क्लास 8th 9th में कि वर्क एंड टाइम बेसिकली मतलब होता है कि जब हम बात करते हैं कि ए ने एक काम 5 दिन में कर लिया, बी ने दूसरा काम 10 दिन में कर लिया, तो आपको बताना है ए प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे। ये आपने पढ़ा था। इसका सिंपल था क्या लॉजिक, दैट वाज रेसिप्रोकल। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा आगे जाते जाते, बस आप एक ब्रीफ ये देख लीजिए। नेक्स्ट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। रिमेंबर व्हेनेवर यू आर व्हेन यू आर इन द वाटर, और जब वो वाटर आप वाटर स्पोर्ट्स कुछ भी खेलते हो तो आपने देखा होगा कि जब हम
फ्लो के साथ नीचे आते हैं तो उस समय में जो स्पीड है हमारी वो ज़्यादा होती है, और जब हम ऊपर जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। इसका मेन रीज़न क्या है, जब हम नीचे आते हैं तो जो स्पीड जो आप व्हीकल यूज़ कर रहे हो या जो भी मोटर बोट यूज़ कर रहे हो उसके साथ जो वाटर की स्पीड है वो ऐड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम। और जब ऊपर जाने की बात करें, यानी कि जो मोटर का स्पीड है प्लस वाटर का स्पीड है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं स्पीड को, और इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। एक एक करके हर एक पार्ट को क्वेश्चंस के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर, आई रिपीट अगेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू फ्रेम द इक्वेशन रादर दैन टू सॉल्व इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन पहला देख लेते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन। उसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 1 सेकेंड, आई जस्ट ऐड ऑन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अ सन एंड फादर इज 35 ईयर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 150 ईयर्स। रिमेंबर, यहाँ सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक्स में बता दे रहा हूँ। आप क्या करोगे, सबसे पहले सन या फादर, लेट द एज ऑफ सन बी x, राइट, और दूसरा एज ऑफ फादर बी y, राइट। अब सन को क्या ले लिया, x, और फादर का क्या ले लिया, y। अब आप दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखो। पहला कंडीशन नंबर 1 जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस में आपको पता लग रहा है, दैट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ सन एंड फादर इज 35 ईयर्स। यानी कि कंडीशन नंबर 1 में द इक्वेशन इज लाइक x प्लस वाई का सम कितना हो रहा है, 35। ये याद रखना, जब भी आप क्वेश्चंस देखोगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्वेश्चन के 2 पार्ट्स रहेंगे। आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन द कंडीशंस, कि पहला कंडीशन क्या दिया हुआ, दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है। दूसरे हाफ में अगर आप देखो तो कंडीशन लिखा गया है, कंडीशन नंबर 2 इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 150 ईयर्स। प्रोडक्ट कितना है, 150। इसका मतलब कंडीशन 2 में आप लिखोगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 150। तो आप ध्यान से देखो, आपको 2 इक्वेशंस मिले हैं, नंबर 1 और नंबर 2। दोनों में देखो आपने वेरिएबल्स कितने लिए हैं, 2। बट बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल हमेशा कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक। दैट इज आप या तो x के टर्म्स में लिखिए पूरे इक्वेशन को या y के टर्म्स में, बट एक ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आप कोई भी दोनों में से एक भी इक्वेशन उठा लो। फॉर इंस्टेंस मान लो मैंने ये वाला उठा लिया, x इंटू वाई इक्वल टू 150 दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 35 दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने लिख लिया x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई। पहले इक्वेशन से हमने ये डिराइव किया, x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई। सेकेंड इक्वेशन, दैट इज सेकेंड इक्वेशन y, दूसरे इक्वेशन में जब ये हमने ये वैल्यू निकाल ली x की, अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग नंबर 3 इन 2 वी गेट। अब ध्यान से यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चंस में आपने क्या देखा कि 2 प्रोडक्ट्स मैंने बोला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 और दूसरा बोला x इंटू वाई इज इक्वल टू 150। दोनों में मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन से मैंने निकाल लिया x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई, और उसको दूसरे इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। अब आप इक्वेशन देखो, किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट करना चाहते हो, तो मैं कंडीशन नंबर 1 पे अगर इसको पुट करूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हमारा कंडीशन नंबर 2 क्या था, x इंटू वाई इज इक्वल टू 150, राइट। और आपने क्या निकाला, x और y के टर्म्स में, x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई। यानी कि मैं x की जगह पे 35 माइनस वाई और इंटू वाई इज इक्वल टू 150 लिख दूँ। इज इट अंडरस्टैंडेबल टिल नाउ, पक्का, ओके। नाउ द इक्वेशन बिकम्स 35y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 150। तो आपने इक्वेशन तो देख लिया कि इक्वेशन क्या बन के तैयार हो गया, 35 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 150। तो जैसे आपने इक्वेशन देखा, अब क्या करना है, आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहली बार में आपको लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि आप सारे जो इक्वेशंस है ना, दैट इज यू ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड में 0 करो। इसका मतलब 35y
माइनस वाई स्क्वायर माइनस 150 इज इक्वल टू 0। जब आपने ये देखा तो आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़, जब आपको इक्वेशन राइट हैंड साइड में 0 कर दिया, फिर ये फॉर्म हमेशा कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी पावर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y माइनस 150 इज इक्वल टू 0। हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये पूरे पार्ट को मैं y -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे ये वाला जो पार्ट है ना इसको जनरली पॉजिटिव लेना है, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस 150 इज इक्वल टू 0। जब आपने ये देख ली, सब कुछ देख लिया, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे इक्वेशन आपका फाइनल तो बन के तैयार हो गया, लेकिन साथ ही साथ अब आपको फैक्टराइजेशन करना है। और फैक्टराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, जो एक्सट्रीम वाला पार्ट है दैट इज राइट हैंड साइड का एक्सट्रीम पार्ट दैट इज 150, और जो फर्स्ट वाला वैल्यू है वाई स्क्वायर के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि AC को मल्टीप्लाई करते हो। और AC का मतलब कितना हो गया, प्रोडक्ट हो गया 150। और प्रोडक्ट को ऐसे ब्रेक करो कि आपका जो आंसर है ना वो इस टर्म में आए। तो देखो 150 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 × 75, 3 × 50, या फिर 5 × 30, राइट। और भी आगे लिख सकता हूँ, बट ओबियस सी चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 5 और 30 ऐसा कंपोनेंट है जिसके आधार पे हम 150 को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि 5 और 30 को यूज़ करना है ना। तो क्वेश्चन इस कैसे यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको बताया वाई स्क्वायर माइनस 35y लाना है। तो आप 30 और 5 को यूज़ करिए इस तरीके से कि आपको एंड रिजल्ट कितना आना चाहिए, -35। तो ओबियस चीज़ है, -5 और -30 में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज -30y -5y और साथ में प्लस 150 इज इक्वल टू 0। यू स्टार्ट टेकिंग कॉमन y -30, नेक्स्ट -5 y -30 इज इक्वल टू 0। जब आपने ये सॉल्व कर लिया तो y की कितनी वैल्यूज़ आई, 2 वैल्यूज़, y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 30। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको जब क्वेश्चन में बताया था तो आपको एक चीज़ बताई थी कि फादर का एज, सन का एज हमने x ले लिया था, तो फादर का क्या एज था, y था। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, साइमल्टेनियसली आप फादर का एज अगर y इज इक्वल टू 5 लिख दोगे तो सन का एज कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 30। इज इट पॉसिबल, नो। तो ओबियसली y इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल टू 30। अब जैसे ही आपने y की वैल्यू 30 निकाली, देखिए ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 5 इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, लेट द एज ऑफ द सन बी x एंड फादर बी y। अगर मैं सन एज, फादर का एज 5 ले लूँ और सन का एज 30 हो जाए, किसी भी यूनिवर्स में ये पॉसिबल है क्या। मैथ्स वाले जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो थोड़ा सोच समझ के करते हैं क्वेश्चन सॉल्व फ्रेम, तो डो नॉट वरी अबाउट दैट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30, यानी फादर का एज कितना आ गया, 30। नाउ सन एज, सन्स एज कैसे निकालोगे, तो आपको अभी बताया था मैंने, x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आया था, 150। प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 150। y आपको पता है, तो 150 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि सन का एज कितना हो गया, 5, फादर का एज कितना हो गया, 30। रिमेंबर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। इसका एक और एडवांस वेरिएशन है, एडवांस वर्जन है जो बोल सकते हो आपकी क्वेश्चंस का। फंडामेंटल्स आपके अगर क्लियर हैं तो आगे की क्लासेस में मैं आपको कुछ मिसलेनियस जो भी क्वेश्चंस हैं दैट आई विल गिव यू आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ताकि एक बार आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो तो उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। प्लीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्स रैदर देन सॉल्विंग एंड गेटिंग द आंसर्स। फिलहाल के लिए सिर्फ आप इस चीज़ पे फोकस करो कि मुझे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, नेक्स्ट आ जाओ एंड दैट इज डिजिट। सो रिमेंबर दो चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक होगा डिजिट और एक होगा नंबर। सबसे पहले कोई भी ये जो क्वेश्चंस होते हैं इंटरचेंज ऑफ डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, आप क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14। यानी कि मैं ये बोलूँ लेट द, अब आपको पता है किसी भी 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट डिजिट होता है और दूसरा क्या होता है, टेंस डिजिट। तो मैंने बोला लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, ठीक है। टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड जस्ट रिमूव दिस। टेंस डिजिट क्या ले सकते हैं हम, टेंस डिजिट विल बी वाई। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, हम अब सिर्फ अभी डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिजिट के बारे में।
अब थोड़ा साइड में मैं आपको एक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ साथ में, ध्यान रखना। मुझे मान लो 35 ये डिजिट्स हैं कि x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, यानी यूनिट डिजिट 5 है और टेंस डिजिट 3 है। कभी भी आप 35 को अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो यू वुड हैव ऑलवेज रेड कि 35 अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 3 इंटू 10 प्लस 5, यानी कि टेंस डिजिट के साथ हमेशा 10 का मल्टीप्लिकेशन और यूनिट डिजिट के साथ यूनिट का मल्टीप्लिकेशन। यूनिट का मतलब 1। अब आपको बट ऑब्वियस है कि 5 इंटू 1 करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब जब आपने बोला कि यूनिट डिजिट x ले लेते हैं तो टेंस डिजिट क्या हो गया, y। अब यहाँ से एक चीज़ समझना, यूनिट डिजिट तो आपने x ले लिया और टेंस डिजिट y ले लिया, द नंबर क्या हो जाएगा, जो नंबर आप इन डिजिट से ढूंढना चाहते हो वो नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10y प्लस x। याद रखिएगा क्वेश्चन में वो दो तरीके से आपको घुमाएगा, पहले वो डिजिट बताएगा और फिर नंबर बताएगा। जब जब नंबर का जिक्र करे सिर्फ इतना याद रखिएगा कि नंबर क्या हो गया, ऐसे हम लोग लिखते हैं। नंबर को कैसे लिखते हैं, द नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x। ये है कंडीशन नंबर, जो भी आप बोलो कि कंडीशन मतलब कंडीशन नहीं है, ये एक इंटरफेरेंस है कि मतलब किस तरीके से आप किस तरीके से आप इसको समझोगे। नाउ देखिए यहाँ पे पता लग गया कि नंबर क्या है। पहला क्वेश्चन, पहला कंडीशन अगर ध्यान से देखो तो कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला गया है, कंडीशन नंबर 1 सेज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। याद रखना सिर्फ डिजिट्स की बात करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 14, यानी y इंटू एक्स इज इक्वल टू 14। नॉर्मली आप एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, दोनों सेम है। ऑर्डर आपको हमेशा याद रखना है, यूनिट डिजिट को एक्स लीजिए, टेंस डिजिट को वाई लीजिए। तो आपने क्या लिखा, कंडीशन नंबर 1 वाई एक्स इज इक्वल टू 14। दूसरे कंडीशन को ध्यान से पढ़िए, वो क्या कह रहा है कि अगर आप किसी नंबर में 45 ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, 45 ऐड करते हो, किस में, नंबर में, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या था 10y प्लस एक्स। अगर इस नंबर में आप 45 ऐड करते हो तो डिजिट्स गेट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यानी जो डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स पहले यूनिट डिजिट था वो टेंस डिजिट बन जाएगा और जो टेंस डिजिट है वो क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट बन जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपको बोला गया कि जब आपने कंडीशन नंबर 2 में कि किसी नंबर में आपने क्या किया, अगर आपने उसमें 45 ऐड किया ओरिजिनल नंबर में, तो नंबर का जो डिजिट का जो जगह है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो नया नंबर होगा, यानी कि नया फ्रेमिंग जो होगा, उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि ये बन जाएगा 10x प्लस वाई। सो देखिए बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या बोला, डिजिट्स इंटरचेंज हुए। जैसे ही डिजिट्स इंटरचेंज होंगे ना, नंबर का भी फॉर्मेट अलग हो जाएगा। नंबर पहले था 10y प्लस एक्स, अब वो क्या बन के तैयार हो गया, 10x प्लस वाई। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, आपको दूसरा इक्वेशन भी पता लग गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 10y माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 45 माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आपने ये दूसरा इक्वेशन बनाया, यहाँ से आपको दिखा 9y माइनस 9x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, यानी कि 9y माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 45। फिर आपने 9 कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स आ गया, 9 माइनस 45 बाई 9 इज माइनस 5, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। तो आपके कौन कौन से इक्वेशन आ गया वो साइड में हम लोग लिख लेते हैं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 और दूसरा y इंटू एक्स इज इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशंस आपके बन के तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हाफ में और दूसरे हाफ में, यानी कि पहला कंडीशन और दूसरे कंडीशन में एक दूसरे में, पहले एक में से y के टर्म्स में x निकालिए या x के टर्म्स में y निकालिए, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने इस पूरे पार्ट को मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये हम लोग बहुत बेसिक टर्म्स में या बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमने दो इक्वेशन मिल गया। मैं कोशिश यही करता हूँ कि सेकंड वाले इक्वेशन से y को निकाल लूँ और फिर y को वहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूँ, यानी कि yx अगर 14 दिया गया है तो कैन आई राइट x इज इक्वल टू 14 बाई वाई। अब जब आपने 14 बाई वाई लिख लिया तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, मतलब इक्वेशन नंबर 2 का था। आप उसको पहले इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए, y माइनस 14 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस
5। अब आपको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 5y, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये बन के तैयार हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आने के बाद आपको नेक्स्ट टर्म में याद रखना है। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। एग्जामिनेशन में जब वो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमेशा वो फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। दे विल नॉट गिव यू दैट न्यूमेरिकल डेटा, जो न्यूमेरिकल डेटा आपको परेशान करेगा। तो आपने देखा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 14 है। यहाँ पे ध्यान रखना है फर्स्ट टर्म दैट इज वाई स्क्वायर के साथ ए जो पार्ट है और सी पार्ट है, ए सी का मल्टीप्लीकेशन आपको देखना है। ए सी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल फाइंड कि 14 को हम ब्रेक डाउन करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7। और जैसे ही मैंने 2 इंटू 7 देखा, ऑब्वियस चीज़ है, मुझे 2 इन 7 से क्या लाना है, 5y लाना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2y इज इक्वल माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया आंसर, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आपने इक्वेशन से कॉमन लिया y, तो क्या आ गया, y प्लस 7, फिर आपने लिया माइनस 2 कॉमन, तो क्या आ गया, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7 और 2। ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब माइनस 7 कैन नॉट बी द आंसर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आप इन्हें यहाँ पे पुट किया था, दैट इज 14 डिवाइडेड बाई y, 14 बाई 2, तो क्या हो गया 7। कितना आ गया 7, यानी y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 7। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नंबर। कभी भी ऐसा लिखा हो कि फाइंड द नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर की बात करें, और ओरिजिनल नंबर में आपको बताया था यूनिट डिजिट आपने x लिया था और टेंस डिजिट क्या लिया था, y। इसका मतलब द नंबर विल बी, क्योंकि यार अब ध्यान समझिए, ये आपने डिजिट्स निकाल लिया, आपको नंबर निकालना है तो आप हमेशा क्या करोगे, वही फॉर्मेट 10y प्लस x। तो नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 7। आंसर कितना हो गया, 27, यानी ओरिजिनल नंबर इज 27। रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन के फ्रेमवर्क और अप्रोच को समझिए। क्वेश्चन को सॉल्व बाद में कर भी सकते हो आप, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड्स, तो ये बहुत आसान हो जाता है। ओनली थिंग इज अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि y की वैल्यू -7 क्यों नहीं आएगी। क्योंकि देखो, आपको कभी भी कोई नंबर पढ़ते हो, आपने बोला -43 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये टेंस डिजिट नेगेटिव है। इसका मतलब इस पूरे नंबर के बारे में बात करें, यानी कि टेंस डिजिट पिक्यूलरली या फिर थ्री यूनिट डिजिट, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, इसीलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज टाइम एंड वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड से क्वेश्चंस याद रखना। टाइम एंड वर्क का जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। सबसे पहला आपको दिया गया जाएगा डेज, राइट। डेज को करो रेसिप्रोकल, उसके बाद करो सॉल्व, और उसके बाद फिर से वापस कर दो रेसिप्रोकल। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस लाके इसको छोड़ दो, यू विल गेट द आंसर। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, फाइंड ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। सबसे इजी तरीका, ए का कितने दिन में, 5 days में, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिया 1/5, बी का रेसिप्रोकल लिया 1/6, और फिर ए प्लस बी बोला है, यानी कि 1/5 प्लस 1/6। अगर आप 1/5 प्लस 1/6 करते हो, इसका एलसीएम आता है 30 और ऊपर आ जाता है 11। अब ये आ गया 11/30 ए प्लस बी का 1 day वर्क। मैंने आपको क्या बताया, फाइनल आंसर, पहले आपने डेज निकाला, यहाँ डेज कर दिया, लिख दिया, रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल कर दिया, सॉल्व करना था, सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, दैट इज 30/11 इज द फाइनल आंसर। मतलब पूरा प्रोसेस यही है, पहले आप सॉल्व करो, रेसिप्रोकल पहले आप नोट डाउन करो, फिर रेसिप्रोकल करो, फिर उसके बाद सॉल्व करो, और फिर वापस से रेसिप्रोकल कर दो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। टाइम एंड वर्क का ये बेसिक फंडामेंटल होता है, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम एंड वर्क रिलेटेड, दैट इज ए टेक्स 6 days लेस दैन बी टू डू अ वर्क। इफ बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 4 days, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू फिनिश इट। इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो बेस कौन सा है। आप यहाँ ध्यान से देखो, बी के कंपैरिजन में ए की बात की गई है, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई
number of days taken by B to complete a work X, राइट। तो A का कितना हो जाएगा, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो A का कितना हो जाएगा, दिया हुआ है A takes 6 days लेस, यानी कि क्या हो गया x माइनस 6। A लेस है, लेस का मतलब बेस B और उसका x माइनस 6। अब सबसे पहली चीज़, जब भी ऐसा पूछा गया है कि, और साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि A प्लस बी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे टुगेदर, दैट इज़ 4 डेज। हमारे पास ये डेटा हमें मिल गया है। सबसे पहली चीज़ मैंने जैसा आपको बताया था कि सबसे पहले जो भी नंबर ऑफ डेज होता है उसका रेसिप्रोकल निकालिए, तो वो हो जाएगा 1 डे वर्क, यानी कि B का 1 डे वर्क प्लस A का 1 डे वर्क इज इक्वल टू A प्लस B का 1 डे वर्क, और फिर उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, B का 1 डे वर्क क्या है 1/x, A का 1 डे वर्क क्या है 1/x माइनस 6, और A प्लस B का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/4। कुल मिला के आपके सामने एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि आप क्या लेते हो, सबसे पहले नीचे आपने ले लिया एलसीएम, दैट इज़ x माइनस 6, ऊपर आपने कर दिया x माइनस 6 प्लस x इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट स्टेप में आप इसी चीज़ को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, दैट इज़ 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और साथ ही साथ यहाँ डिवाइड में सेक्शन में क्या है 4, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 4 इंटू 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ये आपका इक्वेशन बनके तैयार हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज़ 8x माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए, 1 सेकेंड। अब ध्यान से देखो, यानी कि मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 8x माइनस 24, राइट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल इक्वेशन आपको बन के मिल गया। यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ जो बच्चों को यहाँ पे ये डाउट हो रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आया और इसको उस तरफ ले गए, यानी कि ये आप कर सकते हो। रीज़न बीइंग, इस पूरे पार्ट को आपने क्या किया, सिर्फ इंटरचेंज किया, लेफ्ट को राइट में लाए, राइट को लेफ्ट में ले गए, बस ये कर सकते हो आप। तो इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। अब ध्यान से देखो, 24 को ऐसे ब्रेक करो कि क्या आंसर आना चाहिए 14। तो मैंने जैसे ही देखा मुझे पता लगा 24 का मतलब है 12 इंटू 2। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना सबसे पहले, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 2 आंसर्स आएंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24, और दोनों जगह पे आप कॉमन लेना स्टार्ट करो। एक में मिलेगा x माइनस 12, दूसरे में मैंने लिया -2, तो फिर मिल गया x माइनस 12। सो ऑल इन ऑल आपको कितने सॉल्यूशंस के तौर पे, आंसर्स के तौर पे आपको कितने मिलेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल जब आप यूज़ करोगे। व्हाट इज़ जीरो प्रोडक्ट रूल, आई होप आप लोगों को पता होगा अभी तक। सबसे पहले जीरो प्रोडक्ट रूल यही कहता है कि ये इक्वेशन हमेशा किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। अब 2 फैक्टर्स बन के तैयार हुए, दैट इज़ x माइनस 2 और x माइनस 12, ठीक है। अब x माइनस 12 उन्हें उसको बोला कि ठीक है x माइनस 12 हो गया और x माइनस 2 हो गया, और दोनों का आंसर, यानी कि पहले केस में आंसर हो गया x इक्वल टू 2, दूसरे केस में हो गया आंसर x इक्वल टू 12। नाउ रिमेंबर समथिंग, आंसर आना ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होता है, आंसर को एक वेरीफाई भी करिए। अब ध्यान से देखिए, किसी बच्चे ने लिख दिया x इज इक्वल टू 2, तो 100% उसका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज ये a वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब कभी भी डेज -4 तो नहीं हो सकता, बिकॉज क्या लिखा है, ए का काम कितने देर में होगा, ए का काम कितना है x माइनस 6, यानी कि 2 माइनस 6 दैट इज -4, नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए 2 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू 12, विच विल गिव यू x माइनस
6। अब ये बी का काम है, यानी बी ने इतने दिन में काम किया। ए का काम कितना था, x माइनस 6, तो x माइनस 6 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 दैट इज 6 डेज। और आपसे पूछा क्या है, ए का या बी का, तो वैसी चीज़ है बी का पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 12। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया। ध्यान से करिएगा क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही मेथड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, गिवन इन्फॉर्मेशन, रेसिप्रोकल, वन डे वर्क, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट जब आप आंसर लाओगे उस समय में आप जब उसको रेसिप्रोकल करोगे तो वो क्या दे देगा आपको, फाइनल आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़, मुझे इरेज कर लेने दीजिए ये वाला। नेक्स्ट पार्ट, द क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ बोट। अब ये एक चीज़ ध्यान रखिए, ये है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा जब भी हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं ना, ये मान लीजिए अपस्ट्रीम है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से, और ये है डाउनस्ट्रीम, यानी कि अगर दिस इज़ अ पर्सन या बोट कुछ भी होगा और ये पानी है, ठीक है। आपको पता ही है कि आपको ऊपर चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है या नीचे आने में, ओबियस सी चीज़ है ऊपर चढ़ने में। इसका मतलब जब भी पानी का फ्लो के अगेंस्ट हम काम करते हैं, हमारा स्पीड हमेशा कैसा होता है, लो होता है। तो यहाँ दो चीज़ें होती है, एक होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, या स्पीड जो भी आप बोट से जा रहे हो, या आपका ये है दो, पहला पार्ट तो ये होगा जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, और दूसरा स्पीड किसका, स्ट्रीम का। स्ट्रीम मतलब वाटर का। ये दो चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, दैट इज़ या तो स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पानी के बारे में बात करें, बोट मतलब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और दूसरे सेम केस में डाउनस्ट्रीम में भी होता है। जब भी आप अपस्ट्रीम में बात करोगे ना, याद रखना दोनों का हमेशा क्या होता है, सबट्रैक्शन। अगर स्पीड की बात करो, रिलेटिव स्पीड की बात करो, क्योंकि एक दूसरे के वो अपोजिट है, इसीलिए उसका जो आप निकालते हो आंसर, दैट इज स्पीड, अपस्ट्रीम का स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से फिर से सुन लीजिए। मैंने बोला ऊपर जब आप चढ़ते हो तो आपको ओबियस चीज़ है, क्या लगता है कि डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। इसीलिए इसको अपस्ट्रीम में हम हमेशा जो हमारा स्पीड होता है वो कम होता है। लेकिन डाउनस्ट्रीम में आपने देखा होगा, जब आप नीचे आते हो या स्लाइड से नीचे आते हो या वाटर पार्क में जब जाते हो, तो आपने देखा होगा जब आप नीचे की तरफ आते हो तो आपको बड़ी जल्दी आप नीचे पहुंच पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। और उस केस में दो चीज़ें, दैट इज़ स्पीड ऑफ बोट यानी कि एक्सटर्नल, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाती है, राइट। ये कब होता है? दिस एंटायर थिंग इज व्हेन दैट इट इज ऑन डाउनस्ट्रीम। कब है ये? डाउनस्ट्रीम। और अगर मैंने अपस्ट्रीम बताया तो अभी आपको बता दिया था, डाउन अपस्ट्रीम में ये हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, दैट इज दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, और ऊपर दैट इज डाउनस्ट्रीम में हमेशा एडिशन। क्लियर है? ये क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के 10 तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इतना याद रखो, एक्सटर्नल माइनस जो आपका कंडीशन दिया गया है यानी कि पानी, एक्सटर्नल माइनस अपस्ट्रीम, एक्सटर्नल प्लस दोनों पानी का ऐड करोगे दैट इज़ डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है इसीलिए ऐड, और अपस्ट्रीम में स्पीड घटती है इसीलिए इसका सब्ट्रैक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सबसे पहले देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। नाउ सबसे पहले जो जो डेटा दिया गया है वो आपने लिख लिया। बोट का दिया गया है कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, अपस्ट्रीम डिस्टेंस याद रखिएगा, स्पीड की बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस दिया गया है 30 किलोमीटर। यहाँ सेम बोट का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम का भी डिस्टेंस, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा गया है इट रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट, यानी कि डाउनस्ट्रीम का भी जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30 किलोमीटर, राइट। आपको दो कंडीशन मिल गए। अब आपको बताया था कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में हमेशा केस में याद रखना, हम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लेते हैं और पानी का स्पीड, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या लेंगे, वी विल कंसिडर इट एज x। यहाँ भी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा,
एक्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इतना है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। यानी ऑल इन ऑल आपने देखा होगा यहाँ पे किसके बारे में, कौन सा आंसर में क्या लिखा गया है, टाइम। दैट इज हमें जो अपस्ट्रीम का भी टाइम निकालना है, डाउनस्ट्रीम का भी टाइम निकालना है और उस टोटल टाइम को ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने बोला अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। स्पीड अभी आपको बताया था, स्पीड रिड्यूस होती है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, बोट माइनस वाटर, दैट इज 15 माइनस एक्स। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ओरली अपने मन में बताओ, कोई इशू नहीं है। क्या हो जाएगा, वेरी गुड, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स, राइट। अब हमारा इक्वेशन बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे टाइम बोल रहा हूँ, यानी कि अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है और डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो अपस्ट्रीम का जो आप टाइम देखोगे, अपस्ट्रीम के टाइम में आपको दिखेगा, अपस्ट्रीम टाइम का मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स। ये किसका स्पीड हो जाएगा, किसका टाइम हो जाएगा, अपस्ट्रीम का। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम का क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको ये टाइम की बात कर रहे हैं। और फाइनली क्वेश्चन के हिसाब से विच इज़ गिवन, दैट इज अपस्ट्रीम का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम, ये दोनों मिला के कितना घंटा लग रहा है, 4 आवर 30 मिनट्स, दैट इज 9/2। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया, 4 आवर्स मीन्स 4 आवर्स और 30 मिनट्स मीन्स 1/2, 4 1/2 गिव्स यू 9/2। तो ऑल इन ऑल आपका ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया 30, और इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे। ठीक है, आप पॉज ले लो और लिख लो इसको। इन द मीन टाइम आई विल इरेज इट। देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा काम करिए, आपका आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाइन बाई टू, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन हमें मिल के तैयार मिल गया 30। अब 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स को क्या मैं सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख दूँ, देखिए मैंने एक स्टेप यहाँ पे स्किप किया, मैं समझा देता हूँ क्या किया मैंने। देखिए 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स, इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच विल गिव यू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये जो 30 है, अब ये 15 माइनस एक्स के लिए हमें ऊपर यानी 15 माइनस एक्स को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा, दैट इज 15 प्लस एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला हमारा इक्वेशन बन के तैयार होगा, विच इज़ इक्वल टू 9/2। तो ओवरऑल एक बार इक्वेशन का फ्रेमिंग ध्यान से देख लो कि हमें सबसे पहले एलसीएम लेना था, एलसीएम के बाद हमने क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ऊपर आपको दिख जाएगा 450 प्लस 30x प्लस 450 माइनस 30x। अपने आप ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस ना आपको बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखना। और नीचे क्या हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। नेक्स्ट स्टेप में आप यही काम करोगे, इस पूरे पार्ट को, इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इधर, और 9 को इधर। यानी कि मैं अगर बोलूँ ये 30 और ये 30 तो ऑटोमेटिकली कट हो गया, 900 इंटू 2 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9। ध्यान से समझना एक चीज़, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉम्प्लेक्स करके सॉल्व करना है। अगर आपको शॉर्टकट या फिर जो कैलकुलेशंस में इजीनेस दिख रही है तो उसको यूज़ करिए। क्या करेंगे आप, 225 माइनस एक्स स्क्वायर तो कर दिया, इस तरफ मैंने 900 इंटू 2 को 9 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आ गया 200। यानी 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 225 माइनस 200 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, और एक्स की वैल्यू आ गई 5। ऑल इन ऑल आंसर कितना आ गया एक्स का 5। और आप अब
ये ध्यान से याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन क्या हो गया, दिस इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब आपसे क्वेश्चन इतना ही नहीं पूछा है, आपने पहले हाफ का आंसर कर दिया कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5, क्योंकि हमने क्या माना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x। नेक्स्ट हाफ में आप देखोगे फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम का पहले बताया, अपस्ट्रीम में हमेशा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, मैंने आपको अभी सिखाया क्या, दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज बोट माइनस वाटर विच इज़ इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करिएगा ना, तो आपको चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ इफ़ यू आर स्टिल स्टक, जो ब्रह्मास्त्र बोलेंगे या जो भी तरीका बोलो आप इसको, दिस इज जनरली नॉट टॉट इन योर स्कूल्स, बट एक चीज़ याद रखना, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं अगर रूट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो। एक मेथड होता है दैट इज स्लाइड एंड डिवाइड मेथड, और इसको याद रखने के लिए याद रखिए, सम फ्रेंड्स डोंट revise science, obviously nobody revises science, but there are some friends who actually do not revise science even in the exams. तो यहाँ पे पहला काम होगा दैट इज स्लाइड, नेक्स्ट इज फैक्टराइज, थर्ड इज डिवाइड, देन इज रिड्यूस एंड देन इज सॉल्व। क्या मतलब, मान लीजिए मैंने इक्वेशन आपको दिया x² माइनस 4x प्लस 3। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा आपने क्या किया, सबसे पहले इस पार्ट को ध्यान रखिएगा, कभी भी इक्वेशन ऐसे नहीं दिया जाएगा आपको। जस्ट इमेजिन, एक बार वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा रहेगा, -4x प्लस x² प्लस 3। पहली चीज़, जैसे आपने ये इक्वेशन दिया, आपको ध्यान रखना है सबसे पहला काम करना है स्लाइड। स्लाइड का मतलब होता है इसको अरेंज करना। अरेंज कैसे करते हो, हाईएस्ट फैक्टर टू लोएस्ट फैक्टर, दैट इज x² माइनस 4x प्लस 3। आपने इस तरीके से इसको अरेंज किया। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्लाइड, अरेंज करना। नेक्स्ट आपने इसको फैक्टराइज किया, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, -3x माइनस x प्लस 3, और फिर आंसर क्या होगा, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स आ गए, दैट इज x माइनस 3 और दूसरा x माइनस 1, राइट। नेक्स्ट इसको डिवाइड का मतलब ये हो गया कि आप जब ये देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में आंसर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को आप लोग इक्वेट कर रहे हो, बिकॉज फैक्टराइज का आसान मतलब होता है कि इट इज़ एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन निकाला है उसके बारे में बात की गई है। तो इस नेक्स्ट पार्ट में आप इसको रिड्यूस कर दोगे इस फॉर्म में, और रिड्यूस करने के बाद इसको सॉल्व करोगे कौन सा मेथड से, दैट इज कौन सा मेथड, जीरो प्रोडक्ट रूल, दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। जनरली डिवाइड और रिड्यूस वाला जो फॉर्म है ना, वो फैक्टराइज अगर अच्छे से हो गया तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको फैक्टराइज करना है। तो इस पूरे मेथड से दिस इज वन ऑफ द यूनिक मेथड विच इज कॉल्ड एज स्लाइड मेथड। बहुत अलग नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि इसका स्टेप क्या होता है, अप्रोच क्या होता है। पहला होता है स्लाइड, फिर होता है फैक्टराइज, और उसके बाद डिवाइड, फैक्टराइज, और फिर उसके बाद रिड्यूस एंड देन फाइनली सॉल्व। जनरली ये तीनों स्टेप्स आपको एक ही में देखने को मिलेंगे, दैट इज फैक्टराइज, डिवाइड एंड रिड्यूस। आई होप क्लियर हो गया है। नाउ ऑल ऑफ दोज हु हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब टू द चैनल, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट विल कवर अप इन द अपकमिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।